प्यारे बच्चों, क्लास 12th इकोनॉमिक्स प्री बोर्ड 2 मतलब सेकंड प्री बोर्ड जो हुआ है उसमें जो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आया था सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग देख रहे थे। फर्स्ट पार्ट के वीडियो में हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स के प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है, जिसका लिंक इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा या ऊपर आई बटन पर भी आप देख सकते हैं। सेकेंड पार्ट के वीडियो में हम लोग भारतीय आर्थिक विकास के प्रश्नों को देखेंगे। चैनल पर पहली बार है और इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही मित्रों को जरूर शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो हम लोग पार्ट बी पर आते हैं। ये सब हम लोगों ने देख लिया था। पार्ट बी आपका शुरू होगा यहाँ से। सेक्शन बी इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। तो इसका 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, दिए गए अंश को ध्यानपूर्वक पढ़े। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, देख सकते हैं। भारतीय उद्योगों को वैश्विक बाजार में प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाने के लिए आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध हटा दिए गए और आयात शुल्क में उल्लेखनीय कमी की गई। उस क्षेत्र की पहचान करें जिसके अंतर्गत उपरोक्त सुधार लागू किया गया था और सही विकल्प चुने। तो इसका करेक्ट आंसर है वैश्विक बाजार का यहाँ जिक्र है, ठीक है, तो इसलिए आपका हो जाएगा विदेशी व्यापार। दूसरा क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल के दौरान व्यावसायिक संरचना में खाली स्थान क्षेत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। औपनिवेशिक काल मतलब जब अंग्रेजों के हम लोग गुलाम थे, उस काल में व्यावसायिक संरचना में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान था, तो क्या हो जाएगा। मानव पूंजी आर्थिक विकास में योगदान देती है, तो किस तरह का योगदान देती है, तो श्रम की उत्पादकता में सुधार करना, और दूसरा है तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना, और तीसरा है श्रमिकों की कार्य क्षमता में कमी लाना। तो ये और ये पहला और दूसरा आपका करेक्ट है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा। 21 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन ए है और कारण है सो आर है। तो यहाँ कथन में कहा गया कि वैकल्पिक विपणन, विपणन मतलब होता है जो बेचते हैं हम लोग। चैनल छोटे और सीमांत किसानों के लिए आशा की किरण है। कारण बताया गया है मौजूदा बाजार चैनल बिचौलियों से छोटे और सीमांत किसानों के हितों की रक्षा करने में सक्षम नहीं रहे हैं। तो यहाँ जो अभिकथन ए है और कारण आर है दोनों सत्य है, तथा कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार गैर औपचारिक क्षेत्र में अनौपचारिक रोजगार में लगे श्रमिकों का प्रतिशत 2018-19 में 68.2% था, जो 2021 में बढ़कर 71.8% हो गया। उपरोक्त स्थिति से पता चलता है कि खाली स्थान श्रमिक बाजार के अनिश्चितताओं के प्रति संवेदनशील हो गए हैं। तो क्या हो गए हैं, अत्यधिक हो गए हैं। निम्नलिखित पाठ को ध्यान पूर्वक पढ़े। इसमें जो चित्र दिया गया है इसको ध्यान पूर्वक देखने बोला गया है, इसको देख लिए हैं। अब इस पर नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसी पर इसमें यहाँ पर विकल्प दिया गया है, तो यहाँ पर जो है विकल्प पहला और दूसरा जो है आपका वो क्या बता रहा है, तो यही चीज को यहाँ बताना था विकल्प। तो पहला और दूसरा मतलब खा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर है, संसाधन खत्म हो रहे हैं क्योंकि पर्यावरण का क्षरण पर्यावरण की क्षमता से ज्यादा हो रहा है। खाली जगह को भरना है तो यहाँ हो जाएगा अवशोषण हो रहा है, मतलब जो पर्यावरण का क्षरण पर्यावरण की अवशोषण क्षमता से ज्यादा हो रहा है, ये हो जाएगा। फिर है कॉलम 1 में दिए गए पदों के समूह को और कॉलम 2 में दिए गए संबंधित तथ्यों में से कथनों का सही युग्म बनाना, मतलब कौन किससे मेल खाएगा सो बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट ये आप देख लीजिए क्वेश्चन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, मतलब ग नंबर तीसरा, तीसरा इसका करेक्ट आंसर है, मतलब ये इस तरह मिल जाएगा, ये इससे मिलेगा। फिर है 26 नंबर, कृषि एक ऐसी प्रणाली है जो पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करने, बनाए रखने और बढ़ाने में सहायक है। तो क्या हो जाएगा, जैविक कृषि, खाली स्थान में हो जाएगा जैविक। फिर निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े। कथन आप देख लीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ग हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सत्य है।
28 नंबर है, चीन की एक बच्चा नीति ने प्रजनन दर को सफलतापूर्वक कम किया, लेकिन कई दीर्घकालीन चुनौतियां भी पैदा की। चीन के भविष्य के विकास के लिए इस नीति के प्रमुख परिणामों का मूल्यांकन करें। तो यहाँ पर उत्तर में इसका हो जाएगा, चीन ने 1979 में लागू की गई एक बच्चा नीति के माध्यम से तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण किया। इस नीति ने अल्पकाल में सकारात्मक परिणाम दिए, किंतु दीर्घकाल में चीन के भविष्य के विकास के सामने कई गंभीर चुनौतियां भी उत्पन्न की है। जैसे सकारात्मक क्या क्या परिणाम है, तो प्रजनन दर में गिरावट, तो कुल प्रजनन दर में उल्लेखनीय कमी आई, जिससे जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित हुई। दूसरा है आर्थिक विकास में सहायता, तो कम आश्रित जनसंख्या के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर प्रति व्यक्ति अधिक निवेश संभव हुआ। तीसरा है जीवन स्तर में सुधार, तो परिवारों की आय का बेहतर उपयोग हुआ और गरीबी घटाने में मदद मिली। अब इसकी दीर्घकालीन चुनौतियां क्या है, तो पहला है जनसंख्या का तीव्र वृद्धावस्था की ओर झुका, तो बुजुर्गों की संख्या बढ़ने से पेंशन, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा पर भारी दबाव पड़ा। दूसरा है कार्यशील जनसंख्या में कमी, तो श्रम बल घटने से उत्पादन लागत बढ़ी और आर्थिक वृद्धि की गति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तीसरा है लिंग अनुपात में असंतुलन, तो पुरुषों की संख्या अधिक होने से विवाह, सामाजिक स्थिरता और मानव तस्करी जैसी समस्याएं उभरी। चौथा है परिवार संरचना में तनाव, तो 4-2-1 संरचना, मतलब 4 दादा दादी, 2 माता पिता, 1 संतान ने एकल संतान पर सामाजिक व आर्थिक बोझ बढ़ाया। फिर है नवाचार और उपभोग पर प्रभाव, तो युवा आबादी की कमी से दीर्घकाल में उपभोग और नवाचार क्षमता प्रभावित होने की आशंका। निष्कर्ष, एक बच्चा नीति ने चीन को जनसंख्या विस्फोट से बचाने और प्रारंभिक आर्थिक उछाल में मदद की, परंतु अब वही नीति वृद्ध होती आबादी, घटते श्रम बल और सामाजिक असंतुलन जैसी चुनौतियों का कारण बन रही है। इसलिए चीन द्वारा बाद में 2 बच्चा और 3 बच्चा नीति अपनाना आवश्यक सुधार था, ताकि भविष्य के विकास को अधिक संतुलित और टिकाऊ बनाया जा सके। 29 है हमारे ग्रह के भविष्य की रक्षा के लिए कार्बन उत्सर्जन से निपटना महत्वपूर्ण है। उपरोक्त कथन के आलोक में इस वैश्विक चिंता से निपटने की रणनीतियों पर चर्चा कीजिए। तो आज की सबसे बड़ी वैश्विक पर्यावरणीय चुनौती जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को स्पष्ट करता है। बढ़ता हुआ कार्बन उत्सर्जन, वैश्विक तापमान वृद्धि, चरम मौसम घटनाओं, समुद्र स्तर में वृद्धि और जैविक विविधता के क्षरण का प्रमुख कारण है। इस वैश्विक चिंता से निपटने के लिए बहुस्तरीय और समन्वित रणनीतियां आवश्यक है, जिसमें है ऊर्जा संक्रमण, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा है, सौर, पवन, जल और जैव ऊर्जा की ओर तेजी से संक्रमण। दूसरा है कोयला और अन्य जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करना। सी है स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडार, जिसमें बैटरी, हाइड्रोजन का विकास है। दूसरा है ऊर्जा दक्षता में सुधार, जिसमें आपको उद्योगों, भवनों और परिवहन में ऊर्जा कुशल तकनीकों का उपयोग हो जाएगा। लेड, ग्रीन बिल्डिंग कोड और कुशल मशीनरी को प्रोत्साहन। सी है कम ऊर्जा से अधिक उत्पादन की नीति। तीसरा पॉइंट है सतत परिवहन व्यवस्था, जिसमें विद्युत वाहनों और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा है। रेल, मेट्रो, साइकिल और पैदल यातायात अनुकूल शहरों का विकास। जैव ईंधन और हाइड्रोजन आधारित परिवहन पर निवेश। चौथा पॉइंट है वन संरक्षण और कार्बन सिंक का विस्तार, जिसमें वनों की कटाई रोकना और वृक्षारोपण पुनर्वनीकरण होगा। आर्द्र भूमि, मैंग्रोव और घास भूमियों का संरक्षण है। फिर प्राकृतिक आधारित समाधान अपनाना। पांचवा पॉइंट है औद्योगिक और तकनीकी समाधान। छठा पॉइंट है आपका नीति, बाजार और वैश्विक सहयोग। तो इसका आप लोग पॉइंट देख लीजिए। सातवां है जन जागरूकता और जीवन शैली में परिवर्तन। इसी का 8वां में क्वेश्चन है औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र में के श्रमिक के बीच अंतर बताएं। तो अंतर आप जान रहे हैं, 10 से ही पढ़ते आ रहे होंगे। औपचारिक क्षेत्र जिसमें सार्वजनिक और निजी संस्था आते हैं, और अनौपचारिक क्षेत्र हो गया जिसमें छोटे उद्यम, स्वयं पर काम करने वाले संस्था, ये सब आते हैं, मतलब 10 से अधिक या कम हो सकता है। रोजगार सुरक्षा, तो इसमें नियमित काम मिलता है, रोजगार की गारंटी होती है, मतलब एक तरह से ये सरकारी हो गया आपका औपचारिक क्षेत्र, और अनौपचारिक हो गया प्राइवेट काम, कभी भी हटा सकता है, नौकरी से अचानक निकाल सकता है। सामाजिक सुरक्षा में इसमें पेंशन मिलता है, इसमें नहीं मिलता है। कानूनी सुरक्षा, इसमें सुरक्षा है, इसमें सुरक्षा नहीं है। तो ये सब आप पॉइंट को बना कर लिख सकते हैं। फिर एक नज़र देख लीजिए।
अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश राज के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के औपनिवेशिक शोषण के भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कुछ सकारात्मक दुष्प्रभाव भी थे। इस कथन को कुछ वैध स्पष्टीकरणों के साथ सिद्ध कीजिए। आंसर है इसका, यद्यपि ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश्य भारतीय संसाधनों का शोषण और ब्रिटेन के उद्योगों को लाभ पहुंचाना था, लेकिन इस प्रक्रिया में अनजाने में कुछ ऐसी संरचनात्मक नींव पड़ी जिन्होंने दीर्घ काल में स्वतंत्र भारत के आर्थिक विकास में सहायता की। तो इसके सकारात्मक दुष्प्रभाव क्या है? तो रेलवे और संचार नेटवर्क, तो इससे रेलवे और संचार का विकास हुआ अंग्रेज के शासनकाल में। फिर है, इसका डिटेल आप लोग देख लीजिए, इससे देख के लिख लीजिए कॉपी में। दूसरा है, आधुनिक प्रशासनिक और न्यायिक प्रणाली का विकास हुआ है इसमें। एकीकृत बाजार और मुद्रा प्रणाली का विकास हुआ। कृषि का व्यवसायीकरण हुआ। अब इसका नकारात्मक प्रभाव, तो इसमें क्या हुआ? उद्योगों का विनाश, तो भारत में जितने भी हस्तशिल्प उद्योग थे उसका विनाश कर दिया गया। धन का निष्कासन, यहाँ से बड़े पैमाने पर धन जो इंग्लैंड जाने लगा। कृषि पर बोझ, किसानों को जबरन है सो नकदी फसल उगाने पर जोर दिया गया। और आत्मनिर्भरता, तो ये सब आप पॉइंट यहाँ लिख सकते। इसी का 8वां में क्वेश्चन आया था कि दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े। तो यहाँ पर ये टेबल में आप जानकारी दिया हुआ था, अब इसी पर क्वेश्चन है आपका। क्या है क्वेश्चन? कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय कृषि क्षेत्र की स्थिति की व्याख्या के। तो कृषि क्षेत्र आप देख सकते हैं, व्यावसायिक संरचना में जनसंख्या का प्रतिशत कितना? 85%। और राष्ट्रीय आय में योगदान कितना है? तो 50%। तो यही लिखना है कि 85% जनसंख्या कृषि में संलग्न थी, जबकि राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान केवल 50% था। इससे स्पष्ट होता है कि कृषि क्षेत्र में अत्यधिक जनसंख्या दबाव था, उत्पादकता बहुत कम थी और प्रच्छन्न बेरोजगारी व्यापक रूप से विद्यमान थी। प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब होता है काम करते हुए नजर आएगा लेकिन उसका उत्पादन में कोई योगदान नहीं रहेगा। जैसे 2 आदमी का जरूरत है काम का और लगा हुआ है 10 आदमी, 2 आदमी भी उतना ही उत्पादन कर रहा है और 10 आदमी मिलके ही उतना उत्पादन कर रहा है। इसका मतलब है कि 8 आदमी प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार है। दूसरा क्वेश्चन था इसी का, ब्रिटिश शासन के दौरान प्राथमिक क्षेत्र के प्रदर्शन के पीछे किन्हीं 2 कारणों को उजागर कीजिए। तो इसका पहला कारण है औपनिवेशिक भूमि व्यवस्था। तो जमींदारी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी जैसी व्यवस्थाओं ने किसानों का शोषण किया। ऊंचा लगान और असुरक्षित भू स्वामित्व के कारण कृषि में विनाश नहीं हो सका, कृषि में निवेश नहीं हो सका, सॉरी। दूसरा है नकदी फसलों पर जोर। तो ब्रिटिश हितों के लिए कपास, नील, जूट जैसी नकदी फसलों को बढ़ावा दिया गया। इससे खाद्यान्न उत्पादन घटा, कृषि असंतुलन और अकाल की स्थिति बनी। 31 है, पाकिस्तान की मानव विकास रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि लगभग 40% आबादी बहुआयामी रूप से गरीब है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ शिक्षा, सुरक्षित पेयजल और स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुंच है। पाकिस्तान में गरीबी के कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो पाकिस्तान में गरीबी और उच्च बहुआयामी गरीबी सूचकांक के प्रमुख कारण विश्लेषण निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर किया जा सकता है। पहला है कृषि क्षेत्र में पिछड़ापन और भूमि सुधारों का अभाव, इसका आप डिटेल देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है शिक्षा और कौशल विकास की कमी। तीसरा पॉइंट है उच्च जनसंख्या वृद्धि दर। चौथा पॉइंट है राजनीतिक अस्थिरता और नीतिगत असंतुलन। पांचवा पॉइंट है बुनियादी ढांचे और छठा पॉइंट है मुद्रास्फीति और आर्थिक संकट। इसी का खा में था विशेष आर्थिक क्षेत्र को परिभाषित करें। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां उद्योगों को कर छूट, सरल नियम, बेहतर अवसंरचना और निर्यात प्रोत्साहन देकर आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दी गई छवि को देखें, मतलब इस चित्र को देखना है। पैनल ए है, अदर पैनल बी है। तो दी गई छवि के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। तो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि पैनल ए और पैनल बी में चिकित्सा उपचार के प्रकार की पहचान कीजिए। तो पैनल ए जो है यह आयुर्वेदिक या पारंपरिक चिकित्सा को दर्शाता है। इसमें जड़ी बूटियों और प्राकृतिक उत्पादों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि खरल और मूसल के चित्र से स्पष्ट है। पैनल बी जो है यह एलोपैथिक या आधुनिक चिकित्सा को दर्शाता है। इसमें रसायनों से बनी गोलियों, कैप्सूल और आधुनिक दवाओं का उपयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन था पैनल ए की तुलना में पैनल बी में उपलब्ध चिकित्सा उपचार के प्रकार के लाभ और हानियों को स्पष्ट कीजिए। तो पैनल ए की तुलना में पैनल बी के लाभ और हानि। तो सबसे पहले लाभ,
त्वरित राहत, एलोपैथी दवाएं बहुत ही तेजी से असर करती है जो आपातकालीन स्थिति में जीवन रक्षक होती है। वैज्ञानिक प्रमाण, ये दवाएं कड़े वैज्ञानिक परीक्षणों और क्लिनिक ट्रायल से गुजरती है जिससे उसकी प्रभावशीलता और खुराक सटीक होती। उपलब्धता, ये आधुनिक दवाएं फार्मेसी और पर आसानी से उपलब्ध है और इनका उपयोग करना सरल है। अब इसके क्या क्या हानि है, तो दुष्प्रभाव, आधुनिक दवाओं के अक्सर कुछ न कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जैसे पेट में जलन, एलर्जी या लंबे समय तक उपयोग से अंगों पर प्रभाव। लक्षणों का उपचार, अक्सर एलोपैथिक केवल बीमारी के लक्षणों को दबाती है जबकि आयुर्वेद जड़ से इलाज करने पर ध्यान केंद्रित करती है। महंगा उपचार, तो जटिल बीमारियों के लिए आधुनिक चिकित्सा और सर्जरी काफ़ी खर्चीली हो जाती है। 33 है, भारत सरकार ने आर्थिक विकास के प्रारंभिक वर्षों में औद्योगिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की अधिक भूमिका पर जोर दिया है। अपने उत्तर के समर्थन के में कारण देते हुए इस कथन को सिद्ध कीजिए। तो इसका आंसर है कि भारत सरकार ने 1947 में स्वतंत्रता के बाद अपनी प्रारंभिक पंचवर्षीय योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र को अर्थव्यवस्था के ऊंचे शिखर के रूप में चुना। इसके पीछे मुख्य कारण आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक होना चाहिए। इस कथन को सिद्ध करने वाले प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला है निजी क्षेत्र के पास पूंजी का अभाव। डिटेल इसका आप लोग देख लीजिए, हम केवल पॉइंट बता दे रहे हैं आपको। दूसरा है बाजार की मांग में कमी। तीसरा है संतुलित क्षेत्रीय विकास। चौथा पॉइंट है लोक कल्याण और समाजवाद का लक्ष्य। और पांचवा है बुनियादी ढांचे का निर्माण। दूसरा क्वेश्चन है इसका, हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया लेकिन पारिस्थितिक आधार पर इसकी आलोचना की गई। टिप्पणी, तो हरित क्रांति भारत में कृषि इतिहास की एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इसने 1960 के दशक के मध्य में भूखमरी के कगार पर खड़े भारत को खाद्यान्न आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया, लेकिन इसकी सफलता के साथ साथ कई गंभीर पारिस्थितिक चिंताएं भी जुड़ी हुई है। तो क्या है, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता मतलब सकारात्मक पक्ष, तो उत्पादन में भारी वृद्धि। दूसरा है आयात पर निर्भरता समाप्त, बम्पर स्टॉक। अब इसका नकारात्मक प्रभाव क्या है, तो भूजल स्तर में गिरावट आई, मिट्टी की उर्वरकता में कमी आई, जैव विविधता का ह्रास हुआ, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हुई और पारिस्थितिक असंतुलन बढ़ा। डिटेल इसका आप लोग देख लीजिए। इसी का 8वां में क्वेश्चन था, सार्वजनिक क्षेत्र के वे उपकरण जो लाभ कमा रहे हैं उनका निजीकरण किया जाना चाहिए। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताएं। तो निजीकरण के पक्ष में तर्क, सरकारी राजस्व में वृद्धि होती है, कार्यकुशलता में सुधार होगा और सरकारी बोझ में कमी आएगी। अब है इसका नकारात्मक या असहमति का कारण। तो पहला है नियमित आय का स्रोत समाप्त होना, सामाजिक उपदेश प्रभावित होना, एकाधिकार और मूल्य वृद्धि का खतरा। फिर है चौथा राष्ट्रीय एवं रणनीतिक हित। निष्कर्ष फिर है इसका। इसी का दूसरा क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के कारण भारत में आउटसोर्सिंग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। क्या यह प्रवृत्ति पूरी तरह से लाभकारी है या श्रम के अनौपचारिकरण में वृद्धि किसी देश के विकास के लिए हानिकारक परिणाम साबित हुई है? तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। आउटसोर्सिंग के लाभ है कि रोजगार के नए अवसर, विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि, कौशल विकास और तकनीकी उन्नयन, आर्थिक वृद्धि को गति। और इसके हानिकारक परिणाम क्या है, तो रोजगार की असुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा का अभाव, मजदूरी पर दबाव, श्रमिक अधिकारों का कमजोर होना, असमान विकास। और फिर निष्कर्ष। 34 नंबर है, केस स्टडी को ध्यानपूर्वक पढ़े और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। तो केस स्टडी बड़ी लंबा है, इसको पढ़ लीजिए आप लोग। बढ़ा दे रहे हम धीरे धीरे। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, उसी को मैं बता दे रहा हूँ। फाइनल परीक्षा के लिए ये सब इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट करके जरूर याद कीजिएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया कि केस स्टडी में उजागर किए गए आर्थिक मुद्दे की पहचान करें और रोजगार की उपलब्धता पर इसके प्रभावों पर चर्चा करें। तो इसका आंसर आप इस तरह लिख सकते हैं, मैं धीरे धीरे बढ़ा दे रहा हूँ। इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन था, भारतीय अर्थव्यवस्था में इस समस्या को कम करने में मदद करने वाले किन्हीं दो नीतिगत उपायों का सुझाव दें। तो पहला है उद्योग संबंध प्रशिक्षण, दूसरा है ग्रामीण अर्ध शहरी कौशल अवसंरचना का विस्तार।
ये 2 सुझाव। तीसरा नंबर है समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश। तो सरकार क्या किया, तो स्किल इंडिया मिशन चलाए हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, अप्रेंटिसशिप और ITI सुदृढ़ीकरण किया गया, डिजिटल स्केलिंग पर जोर दिया गया और फिर निष्कर्ष। तो ये थे आपके 37 नंबर क्वेश्चन। तो 2 पार्ट में इसको हम लोगों ने देखा। पहला